ठंड में एक कमरे में गरीब मायके और ससुराल वाले। माँ, जरा देखो तो श्याम भैया हल्दी लगाए कितने जच रहे हैं। अंजना एक कमरे के गरीब घर में श्याम को हल्दी लगा रही होती है। तभी विधि मुंह बनाकर कहती है, कहीं से भी ये शादी ब्याह का घर नहीं लग रहा। एक तो एक कमरे का बिच्चम बिच्चा ससुराल, कोई भी रस्म ढंग से नहीं हो पा रही। सासू माँ कम से कम थोड़ी सफेदी ही करा देते कमरे की। मेरे घर की शादी देखी थी ना आपने, जब मेरी बहन दिव्या की शादी थी। इसलिए कि विधि अबीर घर से आई थी, वह अक्सर ही अपने गरीब ससुराल वालों पर अपनी अमीरी का दिखावा करती। मगर अंजना और नंदलाल के पास बस ले देकर एक कमरे का घर था, जिसमें सास ससुर, बेटी, 2 बेटे और एक बहू के साथ उसकी बच्ची भी बड़ी कठिनाई में रहते हैं। बहू, तेरे पिता की सरकारी नौकरी है, अब हम गरीब लोग उनकी बराबरी थोड़े कर सकते हैं। सास के कहे कथन पर विधि का मुंह बन जाता है। थोड़ी देर में बारात निकलती है। कुछ घंटों बाद बारात एक झोपड़ी के बाहर आकर रुकती है। तभी गरीब सुलोचना अपनी गरीब बेटी धानी को मड़वा में लाकर बिठाती है, जिसे देखकर विधि अपनी ननद सांची से कहती है, सासू माँ और ससुर जी को भी ये झोपड़ी वाले ही मिले थे रिश्ता जोड़ने को। ये तो एकदम ही कंगले हैं, माटी का घर द्वार बना रखा है। वही तो विधि भाभी, मैंने सोचा था कि श्याम भैया की शादी माँ पिताजी कोई अच्छा घर देखकर करेंगे ताकि दहेज मिल सके। मुझे तो बड़ी ठंड लग रही है। ठंड तो मुझे भी लग रही है, मगर इंतजाम तो देखो, देवरानी जी के मायके वालों ने चाय कॉफी भी नहीं रखती। इतनी ठंड में तो कुल्फी जम जानी है। मैं तो घर चली। विधि ओला बुक कर देती है और ओला में बैठ जाती है। तभी धानी के गरीब माँ बाप सुलोचना और गोपी उसकी विदाई भी कर देते हैं। अजी, क्या हुआ? कोई गाड़ी बुक हुई? नहीं भाग्यवान, ठंड के मारे सब 4 चक्का गाड़ी वाले महंगा भाड़ा मांग रहे हैं। अजी, तो बिना गाड़ी के बहू को विदा करके कैसे ले जाएंगे? तभी अंजना अपनी बहू विधि से कहती है, विधि बहू, छोटी बहू को अपने संग गाड़ी में बिठा कर ले चलो। सासू माँ, मैं इस गाड़ी में से नहीं बिठाऊंगी। आपको अपनी बहू की विदाई के लिए गाड़ी बुक कर लेना चाहिए था। चलो भैया। घमंड दिखाकर विधि चली जाती है। वहीं थोड़ी देर में धानी अपने गरीब ससुराल वालों के साथ ससुराल पहुंचती है, जहां एक ही कमरे के एक ओर मिट्टी का चूल्हा, कुछ बर्तन और कोने में एक पुरानी चौकी लगी थी। अंजना हिचकते हुए स्वागत करती है। आओ नहीं दुल्हन, हमारे इस गरीब घर में तुम्हारा स्वागत है। दादी माँ, क्या ये भी हमारे साथ इस कमरे में ही रहेंगी? हाँ मेरी प्यारी पोती। धानी अपने एक कमरे के ससुराल को स्वीकार लेती है कि तभी, अरे विधि बहू, सांची, चलो आज हम सब बाहर द्वार पर बिछौना लगाकर सोते हैं। सासू माँ, मैं नहीं जाने वाली बाहर, इतनी ठंड हो रही है। बड़ी बहू धानी और श्याम की नई नई शादी है, आज भर की बात है। सासू माँ, इतना ही था तो आपको 2 कमरे बनवाने थे ना? माँ जी, बाबूजी, जेठानी जी, आप सबको बाहर सोने की जरूरत नहीं है। शादी के पहले रात ही धानी को अपने ससुराल वालों के बीच सोना पड़ता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। वहीं ठंड बढ़ने के चलते दिन रात बर्फ गिरती है और एक दिन बर्फ के तूफान से धानी के गरीब मायके वालों का माटी का घर ढह जाता है। बूढ़ा गोपी रोते हुए कहता है, हे राम जी, ये क्या हो गया? ले देकर यही तो एक आसरा था, ये छत भी छिन गई। इस ठंड में अब हम कहाँ जाएंगे? बाबा, कुछ दिन के लिए दीदी के यहाँ चलते हैं। गौरी ठीक कह रही है जी, अभी हाल ही में बेटी का ब्याह किया है, हाथ में पैसा कौड़ी भी नहीं है जो दूजा घर बनवा ले। धानी के गरीब मायके वाले उसके ससुराल आ जाते हैं। अपने परिवार को देखकर धानी डबडबाई आंखों से कहती है, गौरी माँ, बाबूजी रो क्यों रहे हैं? दीदी, हमारा घर गिर गया है। तभी सास अंजना कहती है, अरे बेटी, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। समधी जी, समधन जी द्वार पर क्यों खड़े हैं? भीतर आइए। तभी धानी के गरीब मायके वालों को देखकर सांची और विधि बड़बड़ाती हैं, आ गए मुफ्त की रोटियां तोड़ने।
बेटी के ससुराल में आते जरा भी शर्म नहीं आई। अरे आप सब तो ठंड से कांपे जा रहे हैं। बड़ी बहू जल्दी से चाय बना दो। दूध खत्म हो गया ससुर जी। विधि जानबूझकर झूठ बोलती है। तभी धानी धीरे से कहती है, जेठानी जी पतीले में दूध है तो? देवरानी जी वो दूध मैंने अपने पैसों का मंगा के रखा है, रूही को हॉर्लिक्स देने को, वरना तो मेरी बच्ची इस गरीबी में रूखा सूखा खा के सुख के कांटा हो जाएगी। तुम्हें अपने मायके वालों की खातिर करनी है तो पैसे खर्च करो। बेचारी धानी के पास एक भी रुपए ना थे। लाचार होकर वह अपने परिवार को लाल चाय ही पिलाती है। देखते देखते शाम ढल जाती है। अरे बड़ी बहू क्या बात है, खाने की तैयारी शुरू नहीं की? बहू के मायके वाले आए हैं। तभी जानबूझकर विधि गरीब बहू के मायके वालों के मुंह पर बोलती है, देखिए सासू माँ, एक तो देवरानी जी के गरीब मायके वाले मुंह उठाकर बेटी के ससुराल चले आए, मगर इतनी ठंड में परात भर रोटियां मुझसे नहीं पकेंगी, वो भी चूल्हे पर। और ये क्या, बस यहाँ खाने के लिए आए हैं? थोड़ा काम इनसे भी लीजिए। गौरी बैठी क्या हो, चलो आटा गूंथ दो। जी भाभी। विधि के दिए तानों से बेचारे गरीब मायके वालों की आंखें भर आती हैं, मगर उस ठंड में अपना घर खो देने के चलते ताने सुनकर भी रहना उनकी मजबूरी बन गई थी। रात में विधि और सांची आधे से ज्यादा बिस्तर अपने लिए लेकर मोटा गद्देदार बिछौना लगा लेती हैं। वहीं बेचारी गरीब बहू अपने मायके वालों को एक पतली चटाई पर सुलाती है। देखना बड़ी भाभी, मेरी गरीब भाभी के भिखमंगे मायके वाले रात भर इस पतली दुबली चटाई पर ठंड में ठिठुरेंगे तो सुबह खुद ही रास्ता नाप लेंगे। हे भगवान, इतनी भयंकर ठंड में इस एक पतली चटाई पर क्या ठंड जाएगी। तभी बिछौने को मोटा करने के लिए धानी पैर पोंछने वाली बोरी भी बिस्तर में मिलाकर बिछाती है और उन्हें सुलाती है, जिससे फटी चादर में उनकी ठंड भी नहीं जाती। दिन बीतते हैं। धानी की घमंडी नंद और जेठानी हर दिन उसके मायके वालों पर ताने कसती। फिर एक रात जब सब सो रहे थे, तभी एकदम से नींद में गलती से सुलोचना का पैर विधि को लग जाता है। वह आधी रात उन्हें सुनाने लगती है, अब तो हद ही हो गई है। ओ काकी जी, चलिए उठिए। क्या हुआ बेटी? आपने मुझे लात मारी, पता नहीं कब जाएंगे आप सब। सासू माँ ससुर जी ने आपको यहाँ रहने की जगह क्या दे दी? आप सब तो यहाँ जम ही गए हैं। बेटी के एक कमरे के ससुराल में आकर गाय भैंस की तरह भरे पड़े हैं। विधि की कड़वी बोली उन गरीब मायके वालों के मन को छल्ली छल्ली कर देती हैं और उनकी आंखों से टप टप आंसू चूने लगते हैं। अगले दिन गोपी सुलोचना गौरी को लिए उस ठंड में काम ढूंढने निकल जाता है, जहां उन्हें ईंट मलबा ढोने में काम मिल जाता है। वह खुद को मेहनत की भट्टी में झोंक देते हैं। थोड़े दिन में वह पैसे जोड़कर ईंट खरीद कर खुद से घर बनाते हैं और फिर। अच्छा समधन जी, समधी जी, आप लोगों ने इस ठंड में अपने घर में हमें इतने दिनों तक रखा, अब चलते हैं। ये घर भोज का न्योता है, आप सब जरूर आइएगा कल। हाँ, देवरानी जी के गरीब घर वाले न्योता तो ऐसे दे रहे जैसे घर भोज में लड्डू पेड़ा खिलाएंगे। अगले दिन धानी और उसके ससुराल वाले उसके मायके आते हैं, जहां वह उनका बड़े अच्छे से स्वागत करते हैं। अरे आइए ना। फिर वह उनके लिए कुर्सी लगाते हैं। इतने में सुलोचना प्लेट में नमकीन, मिठाई, बिस्किट, महंगा नाश्ता और चाय परोसती है। खाओ ना विधि बेटी, एकदम गर्मा गर्म गुलाब जामुन छनवा कर लाई हूँ। नाश्ते के बाद सुलोचना सबको खाना खिलाती है, जिसमें कि बहुत कुछ था, और उस रात वह सब वहीं ठहरते हैं। तभी गोपी और सुलोचना धानी के ससुराल वालों के लिए तोशाक रजाई बिछाती है और खुद ठंड में एक पतले बिछौने पर सोती है। ये सब देखकर विधि को अपनी गलती का एहसास होता है। वह आंसुओं से कहती है, अंकल जी, आंटी जी, मुझे माफ कर दीजिए। द्वार पर आया मेहमान तो भगवान बराबर होता है, मगर मैंने आप सबकी मजबूरी भी नहीं देखी। समझी कि आप ठंड में हमारे घर आए, आपको ताने दिए, मगर आप सब बड़े दिलदार हैं जो आपने हमारा इतना अच्छा स्वागत किया। बेटी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही बड़ी बात है। आखिर में विधि और सांची घमंड करना छोड़कर रिश्तों का मान सम्मान करना सीख जाती हैं, क्योंकि यही वह दौलत है जो सुख दुख में काम आती है।